गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्री राम कॉलेज से सविता बिश्नोई। आज हम करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी अपना क्वेश्चन बनता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आज अपन क्या करेंगे, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या अपन यूं कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो इसका दोनों सेम ही है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, पहले ये जान लेना जरूरी है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। पहले क्या था, अधिकांश देशों ने यह क्या, जब लोकतंत्र था तो एक सदन ही था, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि अगर एक सदन होगा व्यवस्थापिका यानी संसद का, तो क्या होगा, यानी प्रथम सदन की मनमानी और स्वेच्छा पर अंकुश लगाने के लिए द्वितीय सदन का होना आवश्यक है। साथ में ही जनता के हितों की सुरक्षा करने और कुविचारपूर्ण कानूनों को रोक लगाने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने आवश्यक है। तो वर्तमान में सभी देशों में प्राय व्यवस्थापिका के दो सदन ही अपनाए गए हैं। भारत में भी व्यवस्थापिका के दो सदन है। व्यवस्थापिका यानी संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होने की वजह से क्या होता है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तो अब हम करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क। सबसे पहले हम एक नंबर करते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। अब हम इसके पॉइंट करेंगे, बी नंबर हम करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। तो अब हम ये बताएंगे कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, यानी इसके पक्ष में तर्क देंगे। पहले क्या है, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। पहला पॉइंट है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। इसमें हम लिखेंगे कि दो सदन होने की वजह से यह बेनिफिट होता है कि अगर प्रथम सदन के पास सारी शक्तियां होगी और द्वितीय सदन नहीं होगा, तो लॉर्ड एक्टन का यह कथन है कि किसी एक व्यक्ति में सारी शक्तियों का समाहित करना क्या होता है, व्यक्ति को या सदन को पूर्णतः भ्रष्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है, दो सदन होने चाहिए। दो सदन होंगे तो क्या है, प्रथम सदन दूसरे सदन के पर नियंत्रण रखने का काम करेगा और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। जैसे कि यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, मैंने आपको पहले बताया, और बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के। यानी अगर एक सदन होगा तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इसलिए दो सदन होने जरूरी है। प्रथम सदन की मनमानी और स्वेच्छा पर रोक लगाने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है। इसके साथ ही यानी हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न हो, इसके लिए भी दो सदन होने आवश्यक है। क्या, व्यवस्थापिका, ये तीन चीजें याद रखनी है, भ्रष्ट, अत्याचारी व स्वेच्छापूर्ण न हो जाए, इसके लिए दो सदन होने आवश्यक है। क्योंकि हम कर रहे हैं व्यवस्थापिका के पक्ष में, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क, यानी इन सभी पॉइंटों में हम यही तर्क देंगे कि व्यवस्थापिका के दो
उसे भ्रष्ट कर देता है। दूसरा क्या है, अगर दूसरा सदन नहीं होगा तो क्या है, प्रथम सदन के भ्रष्ट, अत्याचारी और स्वेच्छापूर्ण व्यवहार का यानी वो प्रदर्शन कर सकता है, जिससे जनता के हितों की सुरक्षा संभव नहीं हो पाती। इसलिए दो सदन होना आवश्यक है। इसके साथ ही इन शब्दों को डॉक्टर गार्नर ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्यमानता यानी उपस्थिति क्या करती है, स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। तो डॉक्टर गार्नर ने क्या लिखा, इन्हीं शब्दों को आगे उसने डिफाइन करते हुए लिखा कि यानी दो सदन होने का लाभ यह है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता यानी दो सदन के उपस्थित होने का यह बेनिफिट है कि प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाएंगे यानी उसकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेंगे, और दूसरा क्या है, कुछ सीमा तक अत्याचार से भी सुरक्षा है। यानी क्या है, अत्यधिक शक्तियां न होने की वजह से यानी दूसरा सदन प्रथम सदन की मनमानी और स्वेच्छा पर रोक लगाने का कार्य करेगी। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अविचारपूर्ण यानी अगर प्रथम सदन जल्दबाजी में या किसी कारणवश कोई कानून पारित कर देता है जल्दबाजी में, तो क्या है, द्वितीय सदन उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लेता है और इन दोनों के मध्य जनता को भी इन कानूनों पर विचार करने का समय मिल जाता है। तो दो सदन होने का हमें यह लाभ होता है कि अगर प्रथम सदन जल्दबाजी में कोई भी कानून पारित कर दे तो द्वितीय सदन उस पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। जैसे दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। यानी क्या है, दो सदन होने ही चाहिए। यानी प्रथम सदन क्या है, कई बार जल्दबाजी में ऐसा कानून पारित ना कर दे जो जनता के हित में ना हो, तो ऐसे में क्या है, दो सदन होने आवश्यक है। इसके साथ ही जनता के प्रतिनिधि क्या होते हैं, भावुक होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और अव्यवहारिक होते हैं। यानी क्या है, लोकसभा में जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके प्रति ऐसा कहा गया है कि वो भावुक होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और अव्यवहारिक होते हैं। क्या होते हैं, भावुक, क्रांतिकारी यानी जल्दी निर्णय लेते हैं, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक होते हैं। तो इसमें भी सेम वही आएगा, यानी अव्यवहारिक होने के कारण ऐसा होता है कई बार कि क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यानी इनकी नेचर इस प्रवृत्ति की होने के कारण कई बार वो क्या है, जनता के अहित में भी कानून बना देते हैं। ऐसे में क्या है, द्वितीय सदन इस प्रकार के अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है। यानी दो सदन होने के ये बेनिफिट है कि प्रथम सदन अगर जल्दबाजी में यदि कोई कानून पारित करता है तो द्वितीय सदन उस पर रोक लगाने का कार्य करता है। इस कथन की पुष्टि हम करेंगे ब्लंशली के शब्दों में। ब्लंशली ने क्या कहा है कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें हमेशा ही अच्छा देखती है। यानी जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना हो। इसमें हम ऊपर हमने गार्नर की परिभाषा से पुष्टि की है, नीचे हम राइटर का नाम लिखेंगे ब्लंशली। ब्लंशली ने क्या कहा है, दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें हमेशा अच्छा देखती है। यानी व्यवस्थापिका के दो सदन ही होने चाहिए। दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें
हमेशा ही अच्छा देखती है, ऐसा विलक्षणी का मानना है। यानी जब किसी पक्ष पर कई दृष्टिकोण से विचार करना हो, क्या हो, किसी पक्ष पर या विवाद कह लो, किसी पक्ष पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना हो, दृष्टिकोणों से विचार करना हो। तो इस प्रकार क्या है, यानी दो सदन होने चाहिए। प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन होना चाहिए। और इसको क्या है, यानी ब्लैंस्की ने क्या कहा है, 2 अंकों की अपेक्षा 4 अंक हमेशा अच्छा देखती है। जब किसी पक्ष पर या किसी विवाद पर या किसी मुद्दे पर या किसी समस्या पर क्या है, कई दृष्टिकोणों से विचार करना हो, तो क्या है, व्यवस्थापिका के 2 सदन होना आवश्यक है। इसके साथ ही हम तीसरा पॉइंट करेंगे, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। पहला हमारा था प्रथम सदन की मनमानी पर रोक, और दूसरा था अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक, और तीसरा है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। यानी 2 सदन होने का एक लाभ यह भी है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जैसे लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और यानी इनमें वर्गों का विभाजन क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य क्षेत्र के आधार पर और राज्यसभा के सदस्य यानी जनसंख्या के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य को अपना लिए जाने के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र का आदर्श क्या है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी कोई एक वर्ग इससे क्या रहे, अछूता ना रहे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, यानी समस्त जनता को समान समझा जाता है। इसके साथ ही दूसरे सदन में क्या है, विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों, सभी वर्गों, विद्या ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की श्रेष्ठता को देखते हुए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक है। तो हम यह कह सकते हैं कि यानी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, यानी सभी व्यक्तियों को क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक हैं। अगला पॉइंट हम करेंगे कार्य विभाजन से लाभ। चौथा पॉइंट है हमारा कार्य विभाजन से लाभ। कार्य विभाजन से लाभ, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्य विभाजन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्य का विभाजन कर देने से कई बार ऐसे होता है कि लोकसभा के पास यानी समय का अभाव होने के कारण और कार्य की अधिकता, समय प्लस कार्य की अधिकता होने के कारण वो किसी भी यानी विषय पर क्या है, अधिक लंबे समय तक विचार या क्या है, विचार नहीं कर सकता। तो ऐसी दृष्टि में यानी महत्वपूर्ण विषय पर तो क्या है, लोकसभा वाद विवाद कर लेती है, और जो दूसरे विधेयक हैं या जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है उनको क्या है, सीधे ही लोकसभा
विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है। जैसे जन कल्याणकारी राज्य को अपना लेने के कारण, जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी एक ही बात है। यानी पहले क्या था, लोकतंत्र था। लोकतंत्र में क्या था, हमारा राज्य क्या था, एक पुलिस राज्य के रूप में कार्य करता था। पुलिस राज्य क्या होता है कि आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है। लेकिन अब लोकतंत्र के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपना लिए जाने के कारण प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। यह राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। तो ये हो गया जन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। राज्य के विचार को अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। यानी उन्हीं कथनों को मैं दोबारा रिपीट करूंगी। यानी लोक कल्याणकारी राज्य यानी पहले क्या था, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना। लेकिन अब लोक कल्याणकारी के आदर्श को अपना लिए जाने के कारण क्या है, व्यवस्थापिका के कार्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे में क्या है, व्यवस्थापिका के 2 सदन होने पर बढ़े हुए कार्य का विभाजन किया जा सकता है और इससे व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। वे विधेयक जिन पर विशेष मतभेद नहीं होता वो द्वितीय सदन में पेश किए जा सकते हैं। यानी कोई भी विधेयक या समस्या कुछ भी कह लो, विधेयक जिस पर अधिक वाद विवाद नहीं होता, जिस पर अधिक वाद विवाद नहीं होता, वो क्या है, राज्यसभा में पेश कर दिए जाते हैं और महत्वपूर्ण विधेयकों पर लोकसभा विचार कर लेती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका के बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक है। अगला 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, जनमत निर्माण में सहायक। जनमत निर्माण में सहायक। जनमत यानी लोगों का मत। लोकतंत्र में क्या है, जनता का मत ही होता है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो जनमत निर्माण में सहायक यानी जनमत निर्माण के लिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक होते हैं। इसमें वही बात आएगी, क्षेत्र और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक है। यानी विधेयक के निम्न सदन में पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है। यानी लोकसभा से राज्यसभा में यानी पास होने में, यानी कोई विधेयक पहले लोकसभा में पारित किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पारित किया जाएगा, उस पर संपूर्ण वाद विवाद के पश्चात ही वो विधेयक पारित समझा जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में उस पर जब वाद विवाद या विचार विमर्श हो रहा है तो इसके बीच में जनता को उस विधेयक के बारे में यानी विचार करने का समय मिल जाता है। तो यही हम करेंगे, विधेयक निम्न सदन में पास होने के लिए समय लगता है। तो इस प्रकार उच्च सदन विधेयक पास करने से पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने का समय मिल जाता है और सामान्य जनता, राजनीतिक दल और प्रेस इस प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकती है। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने का बीच का जो शेष समय है उस पर यानी किसको समय मिल जाता है, जनता को, राजनीतिक दलों को और प्रेस को, न्यूज़पेपर को, यानी इनको भी अपने विचार रखने का समय मिल जाता है। तो जनमत निर्माण में सहायक है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। यानी 2 सदन होने पर व्यक्ति की
स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव हो सकती है। स्वतंत्रता की रक्षा का साधन, यानी दो सदन होने का बेनिफिट यह है कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, क्योंकि अगर एक सदन को ही सारी शक्तियां प्रदान कर दी जाए तो वो क्या है, यानी निरंकुश और अत्याचारी और जनता के अहित में कानून बनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। लेकिन दो सदन होने पर क्या है, प्रथम सदन दूसरा सदन प्रथम सदन की मनमानी पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी दो सदन जनता की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही इन नीतियों में संतुलन स्थापित करती है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है, यानी समाज से संबंधित कानून से संबंधित विभिन्न जो नीतियां यानी समाज कल्याण से संबंधित जो आयोजित की जाती है उनमें और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। कैसे, यानी दो सदनों होने की वजह से यानी समस्त जनता को और क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है और दूसरे सदन की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला पॉइंट हम करेंगे कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। सातवां पॉइंट है हमारा कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। कार्यपालिका जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि क्या है, कार्यपालिका का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि देश पर शासन करने वाला अंग है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक, यानी दो सदन होने का यह भी बेनिफिट है कि कार्यपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक है। यानी गेटेल का कथन है कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य कर कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और उसे लोकहित में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। यानी दो सदन पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के पश्चात यानी कार्यपालिका की यानी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है और इससे कार्यपालिका के कार्य और स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। कई बार मंत्रियों को अपनी सही नीति के लिए प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में प्रथम द्वितीय सदन में पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति क्या है, मजबूत हो जाती है। ऐसे में कार्यपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक है दो सदन। अनुभवी लोगों का सदन, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे 8वां, अनुभवी लोगों का सदन। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो क्या होते हैं, भावुक होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और वो जल्दी ही यानी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जनता के अहित में कानून बनाने को प्रेरित हो जाते हैं और लोकसभा में क्या है, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता, केवल मध्यम व निम्न वर्ग को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है। ऐसे में क्या है, राज्यसभा में क्या होता है, अनुभवी योग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, रिटायर्ड न्यायाधीश और इन व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को हम क्या कहेंगे, अनुभवी लोगों का सदन। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, संघ राज्य के लिए नितांत आवश्यक। यानी क्या है, संघ राज्य के लिए संघ राज्य के लिए नितांत आवश्यक, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संघ राज्यों के लिए उपयोगी है।
पहले ही बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है, जबकि एकात्मक में क्या है, केंद्र द्वारा शक्तियों का बंटवारा राज्य की सरकार में किया जाता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में हम ये भी तर्क दे सकते हैं कि संघ राज्य के लिए यह नितांत ही आवश्यक और उपयोगी है। इसके लिए यानी संघ राज्य यानी एक संघ राज्य में विभिन्न इकाइयां होती है, इकाइयों की तुलना हम राज्य से भी कर सकते हैं। इकाइयां एक संघ राज्य में विभिन्न इकाइयां होती है। इकाइयों को समझने के लिए हम राज्य या क्षेत्र विशेष का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी विभिन्न इकाइयां होती है और इसमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है, यानी क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से इनमें विभाजन और बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों के आधार पर, प्रथम में जनसंख्या के आधार पर और द्वितीय सदन में ये हो गया प्रथम सदन और द्वितीय सदन में किसके आधार पर होगा, क्षेत्र के आधार पर। यानी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और द्वितीय सदन में क्षेत्र के आधार पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका द्वारा प्रथम सदन और द्वितीय सदन दोनों से इकाइयों को संतुष्ट रखा जा सकता है और छोटी इकाइयों की रक्षा भी संभव हो सकती है। इसके साथ ही हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ऐतिहासिक अनुभव। 10वां हमारा पॉइंट है ऐतिहासिक अनुभव। ऐतिहासिक अनुभव यानी अब तक का अनुभव यह बताता है कि एक सदन की अपेक्षा दो सदन होने जरूरी है, यानी प्रथम सदन की मनमानी और स्वेच्छा पर रोक लगाने के लिए दो सदन होने चाहिए ताकि वो जनता के हित में कार्य कर सके। इंग्लैंड में भी 1787 तक एक ही सदन था, फ्रांस में भी एक ही सदन था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अनुभव किया जाने लगा कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, जिससे कि जनता के हित के लिए यानी प्रयोग सफल होगा। जैसे सभी देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका का विधानमंडल यानी अनुपयोगी सिद्ध हुआ। जैसे मैंने आपको इंग्लैंड का बताया, फ्रांस का बताया, यानी व्यवस्थापिका के दो सदन ही होने चाहिए। आज हमने पढ़ा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में यानी व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। कल हम क्या पढ़ेंगे, इसका बी पार्ट, इस क्वेश्चन का ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी संसद यानी कानून निर्मात्री सभा के विपक्ष में तर्क। यानी इसमें हम ये बताएंगे कि व्यवस्थापिका के दो सदन नहीं होने चाहिए, व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन होना चाहिए। आज